हेलो पीटी कम्युनिटी, पीटी यूट्यूब, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है रीडिंग बियॉन्ड प्रिडिक्शन। क्योंकि बंदर वाले सॉफ्टवेयर में या बीटा गामा के बड़े भाई के सॉफ्टवेयर में से प्रिडिक्शन शायद रिपीट हो जाए, वो मेरी मेरी किस्मत अच्छी हो तो, लेकिन हम प्रिडिक्शन के भरोसे नहीं बैठ सकते। सो वेलकम टू द वीडियो रीडिंग बियॉन्ड प्रिडिक्शंस। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, हम रीडिंग में प्रिडिक्शंस नहीं करने वाले हैं। रीडिंग किस तरह किया जाता है या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, वो चीज़ें हम करने वाले हैं। और मीनिंग कैसे समझना है, ठीक है। अब डेली मैं जो कहता हूँ कि आपको डेली 10 15 20 ब्लैंक सॉल्व करने की होगी मीनिंग समझ के। ओके, तो वो कैसे सॉल्व करनी होती है वो मैं आज सिखाऊंगा। वही जन्मों जन्मांतर फेमस बंदर वाला सॉफ्टवेयर खोलते हैं, क्योंकि इसमें रीडिंग सबसे ज़्यादा है। ओके, रीडिंग सबसे ज़्यादा है। चलो। हम्म कौन सी करें, फिलिंग द ब्लैंक्स, थोड़ी थोड़ी दोनों देखते हैं। चलो, कोई भी एक रैंडम पेज खोलते हैं। चलो, ये एक पेज खोला है मैंने। हार्ड मीडियम हार्ड मीडियम। पहले तो ये हार्ड मीडियम क्या होता है ना, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये हार्ड मीडियम कैसे डिसाइड होता है, जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स की वो ब्लैंक गलत जाए ना, यानी वो हार्ड में चली जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की वो सही जाए तो वो इजी में चली जाती है। बाकी कोई इंसान नहीं है जो ये डिसाइड करता है कि हार्ड है या इजी है या हार्ड है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप लाइन। शांति से समझना, हो सके तो एक नोटबुक का पेन लेके बैठना, क्योंकि हम कुछ वर्ड सीखेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे जो आपको काम पड़ेगी। द इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस आर ब्रॉड एंड कैन बी। अब पहले आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। अगर रीडिंग जिसका अच्छा होता है ना, उसके सारे टॉपिक अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि ये ना, रीडिंग के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक टॉपिक समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम कोई टाइम लिमिट नहीं देख रहे हैं, थोड़ा मीनिंग समझने का ट्राई करें। टॉपिक किस बारे में? हियरिंग लॉस के बारे में, यानी सुनना जब आपका कम हो जाए तो उसका असर बड़ा गहरा हो सकता है, ब्रॉड, एंड कैन बी प्रोफाउंड। प्रोफाउंड यानी नुकसानदायक, नुकसानदायक। ब्रॉड यानी बड़ा, और नुकसानदायक हो सकता है। दे इंक्लूड अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। अब हमको सुनाई कम दे रहा है तो यानी हम सामने वाले की बात नहीं समझ पा रहे, सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे। एंड डैश लैंग्वेज डेवलपमेंट। जिसको सुनाई नहीं देता तो वो इंसान की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कमी हो जाएगी। ओके, क्या होगी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी उसको भाषा क्या होगा चिल्ड्रन में, वो लेट सीख पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट, कि वो डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट कर पाएंगे। जिस वजह से क्या होगा, अकेलापन महसूस होगा, सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस, मतलब समाज से दूर रहने लग जाओगे। अकेलापन लगेगा, फ्रस्ट्रेशन लगेगा। और ज़्यादातर किन के साथ होता है, जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत होता है। मैनी एरियाज लैक डैश एकोमोडेशन फॉर हियरिंग लॉस। अब यहाँ पे है ना, देखो, लग्जरी वर्ड जो है ना, वो नहीं, यानी कुछ अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे तो नुकसान नुकसान खराब बातें ही हो रही है ना, तो लग्जरी वर्ड आ नहीं सकता। मैनी एरियाज एडिशनल, नहीं, लैक डैश फॉर, ओके, विच इफेक्ट, ओके। बहुत सारे जगह ऐसी होती है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमें सहाय, एकोमोडेशन यानी सहायता, एकोमोडेशन यानी आप जहाँ रहते हैं तो यहाँ सहायता नहीं मिल पाती है, जिस वजह से आपका हर एक एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका खराब हो जाता है, आपके एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। इसलिए ऐसी जगहें नहीं होती है ज़्यादातर, इसलिए ऐसी जगहें नहीं होती है ज़्यादातर। ठीक, जब भी ये जो टॉपिक है, अब कि इसको सॉल्व कैसे करने का, थोड़ा थोड़ा मैं आपको मीनिंग समझाता जाऊंगा। थोड़ा कोलोकेशन चलेगा, थोड़ा मीनिंग चलेगा, लेकिन फिलहाल हम ग्रामर की बात बाद में करेंगे। कि ग्रामर की बात बाद में करेंगे, क्योंकि है ना, सारी ब्लैंक सिर्फ ग्रामर से सॉल्व नहीं हो पाएगी। आपको मीनिंग समझना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके आगे हम वर्ड के साथ क्या क्या आ सकते हैं, क्योंकि जैसे रिस्पेक्ट वर्ड है तो रिस्पेक्ट के साथ क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, बताओ फटाफट, नीचे दिए ऑप्शन। रिस्पेक्ट के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है, जितने ऑनलाइन ज्वाइन है? रिस्पेक्ट के साथ क्या आ सकता है? रिस्पेक्ट के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओके, रिस्पेक्ट के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी इज्जत करेंगे, तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहा जाता है। ओके, थोड़ा पढ़ते हैं। जब भी कॉरपोरेशन शेयर होते हैं वैल्यू और गोल्स, यानी कोई भी वैल्यू और गोल्स कोई भी कंपनी डिसाइड करती है, तो क्रिएट कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी हम साथ में काम कर रहे हैं, साथ में एक दूसरे की इज्जत करेंगे। कोलाबोरेशन, साथ में काम करना, और सपोर्ट करना। अगेन वर्क है तो वर्क में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना जरूरी होता है।
कंपनी जिनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव कल्चर होता है, जिसमें एक टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है, ये समझ लो टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है, आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट हाईली डैश लोकल लॉयल एम्प्लॉयज। ओके, जो कंपनी अच्छी है वो कंपनी में ज्यादातर कौन से लोग जाने चाहेंगे? हाईली क्वालिफाइड लोग, लॉयल लोग, जो समझेंगे कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं या ये इंसान जो भी काम कर रहा है वो कंपनी के हित में है, कंपनी के हित में है, यानी कंपनी का हित यानी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में, के कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में, कंपनी की बेस्ट डील नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डील, यानी कंपनी को डील कर रहा है इस वजह से मैं इस तरह बिहेव कर रहा हूँ, वो वहाँ पे सेट नहीं हुआ है, कंपनी के बेस्ट हित में है। डायबिटीज सबको पता है कि एक बीमारी होती है, इज अ क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी शरीर के अंदर हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसे स्क्रैच वैच नहीं हुआ है, अपनी हड्डी नहीं टूटी है। मेटाबॉलिक डिजीज डैश बाय, अब यहाँ पे कभी भी ऐसे बाय दिया हुआ हो तो उसके जस्ट पहले कुछ भी वर्ड होगा तो वहाँ पे ईडी आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे ईडी आना जरूरी है। तो ईडी वाले हमें ऑप्शंस दिए हैं, कैरेक्टराइज्ड और एक पावर्ड। ओके, पर ब्लड शुगर लेवल्स यानी उसे ज्यादातर हम देखते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लड शुगर लेवल्स, कि उसमें ब्लड शुगर लेवल कितना होगा उस पे जाएगा। फिर द मोस्ट, दिस इज नॉट प्रिडिक्शन प्रकाश, दिस इज रैंडम रीडिंग वी आर डूइंग, कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ वो डिसाइडेड नहीं है। द मोस्ट कॉमन इज टाइप 2 डायबिटीज। ये जरूर देखो, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि इसमें से कुछ एग्जाम में रिपीट होगा तो वो अभी लीव हो जाना। ओके, क्योंकि ये सोच के मत बैठो कि आपके एग्जाम में ब्लैंक्स रिपीट होने वाली है। ओके, मत करना वो उम्मीद, ठीक है। प्रिडिक्शन में से एक या दो आएगी, लेकिन 10 जितनी टोटल, ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉप डाउन दोनों कंबाइन 10 जितनी न्यू ब्लैंक्स आने वाली है। उस टाइम पे क्या करोगे? ओके, सो जिसका टारगेट स्कोर 65-70 है उन लोगों को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। द मोस्ट कॉमन इज टाइप 2 डायबिटीज विच डैश। अब देखो, यहाँ पे बात समझना, द मोस्ट कॉमन इज एक ही कोई एक टाइप 2 मतलब एक ही टाइप है, भले उसका नाम टाइप 2 दिया है, भले उसका नाम टाइप 2 दिया है, ओके, लेकिन ये एक ही टाइप है, तो यहाँ पे विच के बाद जो भी जवाब आएगा वो एस होगा। ओके, यहाँ पे एस होगा, ठीक है। तो विच अकस, वो कब होती है? जब बॉडी रेजिस्टेंट टू इंसुलिन हो जाती है और ज़्यादा इंसुलिन नहीं प्राप्त कर पाती, तो कभी भी होता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। फॉर पीपल लिविंग विद डायबिटीज एक्सेस टू डैश ट्रीटमेंट इज क्रिटिकल। ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है? देखो, डेंटल वर्ड आएगा नहीं, डायबिटीज और दांत का लेना देना नहीं है, क्योंकि डायबिटीज और दांत का क्या लेना देना। पावर्ड अपन ने ईडी इसके साथ कैंसिल किया, एस वाला अपन ने अकर्स के साथ कैंसिल किया, तो बचता मेरे पास अफोर्डेबल ही है, बचता मेरे पास अफोर्डेबल ही है। यानी जो भी है डायबिटीज का, जिसको भी बीमारी है, क्योंकि रेयर बीमारी नहीं है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे इंसान को अब हो ही रही है एक एज के बाद, तो वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। ओके, ग्लोबली एटलीस्ट 1 बिलियन पीपल हैव नियर और डिस्टेंस विजन, यानी वो पास का या दूर का, जिसे चश्मे, यानी चश्मे हैं उनको, यानी वो पास का या दूर का क्लियर नहीं देख पाते हैं। इम्पेयरमेंट दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, जिनको हो चुका शायद वो बच सकता था, और हैज येट टू बी डैश। अब येट टू बी यानी अभी तक उसे हमने डैश नहीं किया, अभी तक हमने उसे डैश नहीं किया, तो डैश नहीं किया, बी के बाद वैसे भी मुझे ईडी चाहिए था, बी के बाद वैसे भी मुझे ईडी चाहिए था, तो एक है डिटरमाइंड और एक है एड्रेस्ड, एक है डिटरमाइंड और एक है एड्रेस। अब मेरे को आंखों से धुंधला दिखता है, ये डिटरमाइंड तो हो ही जाएगा ना, मेरा पॉइंट ये है, डिटरमाइंड तो हो ही जाएगा, लेकिन क्यों दिखता है, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या कर सकते थे हम, तो उसे एड्रेस, इस पे हमने चर्चा नहीं की, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए एड्रेस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। इन द डैश ऑफ टाइमली डिटेक्शन, यानी इन द केस एक ऑप्शन दिया है और इन द एब्सेंस एक ऑप्शन दिया है, लेकिन दोनों पढ़ना पड़ेगा। रिड्यूस और एब्सेंट कैन हैव लॉन्ग टर्म पर्सनल। ओके, अगर हमने टाइम पे डिटेक्ट नहीं किया कि मुझे दिन धुंधला दिखना शुरू हो रहा है, तो क्या होगा? मेरी आंखें खराब हो सकती है, या मेरी पर्सनल या इकोनॉमिक इफेक्ट, क्योंकि आंखों का ऑपरेशन वगैरह शायद कराना पड़ जाए, तो मेरा खर्चा भी बढ़ेगा। तो अगर मैंने टाइमली डिटेक्ट नहीं किया तो, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ टाइमली डिटेक्शन, इन द केस ऑफ टाइमली डिटेक्शन, यानी अगर मैंने टाइमली डिटेक्ट कर दिया, मुझे लग रहा है कि आज मुझे धुंधला दिखा तो मैं आज ही डॉक्टर के पास चला गया, तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा ना। तो ये ऑपोजिट हो जाता अगर मैं यहाँ केस डालता। इट ऑफन अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू लोअर डिक्रीज वर्क फोर्स। अब वर्क दिया है यहाँ पे, वर्ड वर्क के साथ वर्ड जाएगा प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अब मुझे
दिखता कम है, तो मेरा अपन ने ये सेम थोड़े टाइम पहले की हेयरिंग वाली, सुनाई कम देता है, यानी वो काम में इतना एफिशिएंट नहीं रह पाता। तो अगर यहाँ पे सेम सेंस है, जो दिखता नहीं है उसको, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। देखो, ऑल्दो, सेंटेंस समझना, ऑल्दो मैनी ऑफ द प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब बाय, यानी कभी भी आप ऑल्दो यूज करते हो ना, यानी कुछ अच्छी और बुरी बात करने वाले हो, या बुरी और अच्छी बात करने वाले हो। समझना बात कि ऑल्दो कभी भी यूज करते हो, यानी वो बट वाला ही एक फॉर्म है। तो हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है, जो 20th सेंचुरी में मैनेजमेंट रिसर्चर्स आर स्टिल इन यूज, ऑल्दो मैनी प्रिंसिपल डिस्क्राइब बाय 20th सेंचुरी मैनेजमेंट रिसर्चर्स आर स्टिल इन यूज, उस टाइम पे जो हुए वो अभी भी यूज हो रहे हैं। कुछ भी प्रिंसिपल्स उस टाइम पे बनाए गए जो अभी भी यूज हो रहे हैं, दे आर बीइंग डैश इन वाइडली डिफरेंट वेज। वो अभी भी यूज हो रहे हैं, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। तो दे आर बीइंग, बीइंग के बाद वैसे भी मुझे ईडी ही चाहिए था कंपलसरी, क्योंकि ईडी ही चाहिए था। दे आर बीइंग, ईडी वाला तो एक ही दिया है, स्पेशलाइज्ड है और अप्लाइड है, स्पेशलाइज्ड है और अप्लाइड है, पर यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, याद रखना, प्रिंसिपल हमेशा अप्लाई किए जाते हैं। रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स ये हमेशा अप्लाई किए जाते हैं। स्पेशलाइज क्या होता है? सब्जेक्ट। मैं एक्सपर्ट हूँ किसी चीज का, तो इसमें स्पेशलाइजेशन है मेरा, तो स्पेशलाइज वर्ड आता है सब्जेक्ट के साथ। बिल्डिंग ऑन द डैश इन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी के साथ वर्ड होता है एडवांसमेंट, एडवांसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। ओके, तो बिल्डिंग ऑन द इन द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, सोशल साइकोलॉजी, मैनेजमेंट थियरी हैज बिकम मोर डैश, मोर पता नहीं, टू मीट द कंटिन्यूअली डैश चैलेंजेस, चैलेंजेस आते जाते, ओके, चैलेंजेस आते जाते, ये समझना। टू मीट द कंटिन्यूअली अराइजिंग, यानी रोज नया एक चैलेंज हमें आता रहता है, तो रोज नया एक चैलेंज आता है। तो अब यहाँ पे देखो, हैज है, बिकम है, मोर। ओके, तो हैज बिकम मोर, तो अगेन मुझे एक ईडी वाला फॉर्म चाहिए। सोशल साइकोलॉजी मैनेजमेंट थियरी हैज बिकम मोर स्पेशलाइज, ये जो थियरी है, अगेन थियरी तो सब्जेक्ट हो गई ना। मैंने जैसा अभी समझा है कि आप अगर कोई सब्जेक्ट के बारे में बात करते हो, तो एक थियरी ऑलरेडी वर्ड दिया है, तो थियरी इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ज्यादा स्पेशलाइज, उसमें ज्यादा डीप स्टडी होने लगी है, ज्यादा डीप स्टडी उसके अंदर होने लगी है। इस वजह से यहाँ पे वर्ड आया स्पेशलाइज्ड। ग्लोबली 1 in 3 people today are estimated to be living with health condition that would benefit, ओके, सारे वर्ड हो ही चुके, दैट वुड बेनिफिट। देखो मैं नीचे फिर ऑप्शन देखता हूँ। 3 में से 1 इंसान जो है वो हेल्थ कंडीशन के साथ रहते हैं, जिसमें से उसको रिहेबिलिटेशन में चला जाए, यानी इलाज करने वाली जगह पे चला जाए, तो उसका फायदा हो सकता है। ठीक है, उसका इलाज करने वाले, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है जहाँ पे उसका इलाज होगा, तो वहाँ पे उसमें से उसको बेनिफिट मिल सकता है। पीपल आर लिविंग लॉन्गर बट विथ मोर डैश डिजीज, डिजीज के साथ आएगा क्रॉनिक डिजीज। लोग लंबा जी रहे हैं, लेकिन अंदर उनके शरीर में बीमारी अभी भी है, डिजीज के साथ कोलोकेशन में जाते हैं क्रॉनिक डिजीज। करंटली मैनी पीपल आर लिविंग विथ मिड एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। मिड एंड लॉन्ग टर्म, यानी कोविड के टाइम पे जो भी उनको हुआ, तो उसका थोड़ा बहुत असर अभी भी है, थोड़ा बहुत असर अभी भी है उनके बॉडी के अंदर, या रिहेबिलिटेशन कोविड के टाइम का ही कुछ पैसे दे रखा है। तो कभी भी कोई बीमारी होती है, तो बीमारी के साथ मैं वर्ड कॉन्सिक्वेंस वर्ड ज्यादा सूट करता हूँ। बीमारी के क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस, तो डिजीज वर्ड आए, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेस, ये वर्ड्स हमेशा ढूंढने। नीचे जो वर्ड दिए प्रिवेंटिव, वो अगेन प्रिवेंटिव के साथ वर्ड आता है मेजर्स, प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव मेजर्स। कमिटमेंट नहीं आएगा कहीं पे भी, क्योंकि कमिटमेंट हम डिजीज के लिए कभी नहीं बोलते। कमिटमेंट, हम कमिटमेंट यानी मेरी श्योरिटी, मेरा वर्ड, मैंने कहा तो सही बात है कि, तो कमिटमेंट वर्ड वैसे भी सेट नहीं होता। मैनेजमेंट हर जगह है, जहाँ पे एट टाइम पीपल वर्क टू अचीव गोल, दे आर डैश इन मैनेजमेंट। ओके, मीनिंग समझेंगे। मैनेजमेंट हर जगह है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल ने डिसाइड किया कि हमें गोल अचीव करेंगे,
दे आर डैश इन मैनेजमेंट, यानी वहां पे मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, यानी वो डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये एक सिस्टम बना रहे हैं, तो दे आर एंगेजिंग। दे आर एंगेजिंग यानी मिल रहे हैं, एंगेज होना यानी मिलना, तो दे आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। एटलीस्ट एज डैश बैक एज, दो बार एज है, एज डैश बैक एज, तो बैक के एज और एज के बीच में तो वर्ड आता है फार बैक। अगर जहां तक हमें पता है कि पिरामिड बनता था तब से लेके अभी तक इसी तरह से मैनेजमेंट का काम चलता है, एज फार बैक। ओके, फार बैक इज अ कोलोकेशन पैर, तो फार बैक एज जब से पिरामिड बन रहा है तब भी मैनेजमेंट का सिस्टम तब भी यूज किया था और आज भी यूज किया है। आगे टुडे, यहाँ पे टुडे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल टाइप यूज मैनेजमेंट टेक्निक्स टू प्लान एंड, देखो यहाँ प्लान के पीछे कुछ ईडी आईएनजी नहीं दिया है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजिंग और रिपोर्टेड तो नहीं आएगा, बचता मेरे पास एनहेंस और ऑर्गेनाइज है। अब पहले तो प्लान करेंगे, उसके बाद हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। एनहेंस क्या होता है कि कोई काम ऑलरेडी हो रहा हो कोई काम ऑलरेडी हो रहा हो उसे और अच्छा करना, कोई काम ऑलरेडी हो रहा हो तो उसे और सुधारना, इसको एनहेंसिंग। यहाँ पे काम शुरू ही नहीं हुआ है ना, यहाँ पे तो प्लान हो रहा है और ऑर्गेनाइज हो रहा है कि कागज में प्लान बनाया, अब तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, और टाइमलाइन डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज। ओके, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। सप्लायर बार्गिन, अभी ना हमेशा पैसेज के स्टार्टिंग में ये समझो कि ये पैसेज नेगेटिव वे में जा रहा है कि पॉजिटिव वे में जा रहा है, क्योंकि वो आपको दोनों, क्योंकि देखो मैंने नीचे पहले वर्ड देखे, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वर्ड है, प्रेशर वर्ड है, असिस्ट वर्ड है। अब प्रेशर वर्ड नेगेटिव होता है, कॉम्पिटिटिव वर्ड नेगेटिव होता है, एनहेंसिंग वर्ड पॉजिटिव होता है, लोअरिंग वर्ड नेगेटिव होता है, कमी, लो, एनहेंस यानी अच्छा होना, प्रेशर देना किसी पे यानी नेगेटिव वर्ड होगा, कंपटीशन एक नेगेटिव वर्ड होता है, प्रोटेक्टिव पॉजिटिव ही होता है, असिस्ट करना यानी हेल्प करना यानी पॉजिटिव, इसलिए मिक्स वर्ड्स दिए, तो पैसेज किस पे जा रहा है पहले वो अपने को समझना पड़ेगा। सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर इज अनदर फोर्स दैट शेप्स द डैश मेजर ऑफ एन इंडस्ट्री। द है, मेरे को नाउन चाहिए, कॉम्पिटिटिव मेजर के सप्लाई कितना, कंपटीशन कितना मार्केट में रहेगा, बिकॉज इट लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द सेलर टू मेक अ प्रॉफिट। कितना कंपटीशन रहेगा सप्लाई मार्केट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो एक सेलर कितना प्रॉफिट कमा सकता है वो डिपेंड करता है सप्लायर बार्गेन पावर पे। पावरफुल सप्लायर्स कैन डैश बायर्स बाय रेजिंग प्राइसेस, यानी अब ये नेगेटिव कर रहे हैं। पावरफुल सप्लायर्स, देखो पावरफुल सप्लायर्स यानी जिनके पास ऑलरेडी मोनोपोली है, क्योंकि जिनके पास सामान ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, बायर्स पे प्रेशर डालेंगे। हेल्प क्यों करेंगे, क्योंकि ये ना यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, कैन बिल्ड प्रेशर इन द बायर्स, कैसे, भाव बढ़ा के, या तो क्या करेंगे वो क्वालिटी कम कर देंगे, क्वालिटी कम कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है दुकानदार और फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा कि भाव बढ़ा देगा, तो बाय डिफॉल्ट सामने वाले जो भी सेलर्स होंगे उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्कीम रखनी पड़ेगी, तभी उसका सामान बिक पाएगा, या उससे कुछ या क्वालिटी कम कर देगा। तो ये पावरफुल सप्लायर्स है। ओके, ये नेगेटिव बात चल रही है। लोअरिंग क्वालिटी और रिड्यूसिंग, अगेन यहाँ पे रिड्यूसिंग वर्ड दिया है, यानी यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा, तो ये असिस्ट, प्रोटेक्टिव और एनहेंसिंग तीनों पॉजिटिव वर्ड है ना। पर जैसा मैंने कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसेज नेगेटिव जा रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है, ये पूरा पैसेज नेगेटिव पैसेज, ये पूरा पैसेज नेगेटिव पैसेज है, यहाँ पे किसी की अच्छी बात नहीं हो रही कि वो किसी की हेल्प कर ले। ओके, मार्शियन सरफेस, मार्शियन यानी मार्स की सरफेस इज हॉस्टाइल टू लाइफ। अब जैसे स्टोरी जाती है कि मार्स के बारे में, या कोई आज से सालों पहले मार्स में कोई ना कोई रहता होगा। मार्स में हैव वंस डैश अ रिच अबंडेंस ऑफ माइक्रोब्स। ओके, देखो मार्स पढ़ने का, मे पढ़ने का, हैव पढ़ने का खास करके, ओके खास करके हैव पढ़ने का, वंस नहीं पढ़ने का, वंस नहीं पढ़ने का, तो हैव के बाद जो भी फॉर्म आना चाहिए उसके पीछे ईडी आना चाहिए। मार्स में एक टाइम पे कुछ होगा, तो क्या हो सकता है, या तो ऑफर्ड ईडी, या तो फिर होस्टेड। ऑफर क्या किया जाता है कि वो दूसरे को देता, वो दूसरों को देता, नहीं ऐसा, मार्स दूसरे प्लेनेट को अपना माइक्रोब्स का अबंडेंस क्यों देगा, दे कैन नॉट ऑफर, दे कैन होस्ट। होस्ट यानी मेरे, जैसे मेरे घर पे पार्टी होगी तो मैं होस्ट कहलाऊंगा, तो लोग मेरे पास आएंगे तो ठीक है, बाकी मैं किसी के पास नहीं जाने वाला। सो मार्स में होस्ट यानी उसके पास वो होगा, ही इज दी ओनर, इज दी ओनर ऑफ समथिंग। जैसे एयरबीएनबी करते तो एयरबीएनबी का होस्ट होता है, तो एयरबीएनबी के अंदर होस्ट यानी उस घर का ओनर। ओके, तो वो होस्टेड यानी उसके पास ये चीजें होगी। ऑप्शन दिया है ऑफर्ड,
पर दूसरे ले जाए ऐसा तो बात उसमें सेट नहीं होगी। रिसाइडिंग रिसाइडिंग इन द प्लैनेट्स ब्रिनी अंडरवर्ल्ड एंड डैश फ्रॉम लीथल रेडिएशन। लीथल रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जानलेवा रेडिएशन, जानलेवा रेडिएशन। अब ये क्या करता है कि उसने माइक्रोब्स जो थे उसके पास, तो उसने क्या करके दिया इसको कि उसे माइक्रोब्स ने बचाया, क्योंकि मैं दो ऑप्शन देख रहा हूँ, शील्डेड और ऑब्टेन्ड। तो उसने लीथल रेडिएशन यानी आपकी जानलेवा रेडिएशन से उसे बचाया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, माइक्रोब ने। शील्डेड यानी प्रोटेक्टेड, शील्डेड यानी प्रोटेक्टेड, शील्ड होती है ना, ओके, तो शील्डेड यानी प्रोटेक्टेड। दीज ऑर्गेनिजम्स कुड हैव ग्रोन इन द नूक एंड फिशर्स, नूक यानी छोटी छोटी गलियों में या छोटे छोटे होल्स में, वो वहां पे पैदा हुए होंगे। डैश अंटिल, डैश अंटिल यानी कॉमा के तुरंत बाद है, तो मैंने एक रूल बताया ही है कि वजह के बाद हम आईएनजी यूज करते हैं, और ऑलरेडी दो दिए। मल्टीप्लाइंग रिजल्टिंग, अंटिल देयर कलेक्टिव हेफ्ट यानी ग्रुप, हेफ्ट यानी ग्रुप रिवेल्ड अर्थ, अर्थ कैशे ऑफ लाइफ, ओके। ये सेल की बात हो रही है, छोटे छोटे सेल्स की बात हो रही है। तो ये सेल्स क्या होते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। ये रिजल्ट क्यों होंगे, कुछ प्रोसेस होगा, कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, तब जाके कुछ रिजल्ट होता है ना। पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो छोटी छोटी जगहों पे बने, और वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कब तक बढ़ते गए, जब तक ये कलेक्टिव हेफ्ट उनका एक ग्रुप नहीं बन गया, कि तब तक जब तक उनका एक ग्रुप नहीं बन गया। वैल्यूएबल के साथ वर्ड है ना, मैंने बहुत सारे, ही इज अ मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, या वैल्यूएबल के साथ क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं। गुड मैनेजर्स नो दैट एम्प्लॉयज आर द कंपनीज मोस्ट वैल्यूएबल, क्या, बताओ क्या आ सकता है। वैल्यूएबल के साथ बहुत कॉमन वर्ड है इसके अंदर। वैल्यूएबल एसेट, गुड, ओके, वैल्यूएबल एसेट, कि आपके कंपनी के सबसे अहम एसेट है। एसेट यानी कि मेरी, जैसे मैं प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे, तो वो एसेट कही जाती है। मैंने कुछ लैंड खरीद रखा है, कुछ सेविंग्स कर रखे हैं, गोल्ड खरीद रखा हो, तो वो सब एसेट कहलाता है कि मेरे नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है। तो कंपनी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट क्या, उसके एम्प्लॉयज। ये गुड मैनेजर्स जो होगा उसे पता होगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस समझाइए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिससे बाय विच द एम्प्लॉयज बिकम मोर वैल्यूएबल। यानी एक एम्प्लॉय को चार चीजें आती है, पर उसका ही ट्रेनिंग और कराऊं मैं तो उसे छह चीजें आने लग जाएगी, तो उसकी ही स्किल्स बढ़ेगी। तो उसकी स्किल्स बढ़ेगी एंड एक्सपांडिंग देयर, क्या, उनकी क्षमताएं। समझे, उसी को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो उसकी क्षमताएं भी बढ़ाऊंगा ना मैं। द बेटर द स्किल्स, जितनी उनकी स्किल्स अच्छी होगी उतनी ज्यादा वो कंपनी को फायदा करके देंगे, अपनी जॉब में वो उतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। एंड डैश इन देयर करियर्स, वो करियर्स में क्या करेंगे, हर बार प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेस यानी बढ़ेंगे, प्रोग्रेस यानी बढ़ेंगे वो। क्यों, सही जा रहे हैं। राइटर्स आर, राइटर्स है, आर है, तो मुझे अगेन आईएनजी या ईडी दोनों में से कुछ एक चाहिए। आईएनजी दिया नहीं है, ईडी तो एक ही दिया है, ईडी एक ही दिया है। राइटर्स आर डैश डिलाइटेड यानी मैं बहुत खुश हुआ, डिलाइटेड मतलब मैं बहुत खुश हुआ, ओके। राइटर्स आर डिलाइटेड जब उन्हें अच्छा सोर्स मिलता है, बिकॉज दे नो दे कैन यूज दोज सोर्सेज टू मेक देयर राइटिंग स्ट्रॉन्गर। यानी वो सोर्स यानी कि उनको एक टॉपिक मिल गया जिस पे अब वो लिख सकते हैं। अब उसके बारे में वो क्या क्या लिख सकते, खुश हो जाएंगे कि मेरे को कुछ नया जानने मिला, अब मैं इस पे बुक बनाऊंगा। ओके, तो राइटर्स आर डिलाइटेड, राइटर्स आर वेरी हैप्पी कि उनको क्या क्या मिलता है, ओके। स्किलफुल डैश, ओके, स्किलफुल मिक्स ऑफ दो स्ट्रक्चर, यानी उसने आ, एक सोर्स मिला, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, उन सबको उसने मिक्स करके एक स्टोरी बनाई। यानी स्किलफुल इंटीग्रेशन, स्किलफुल मिक्स, इंटीग्रेट होना यानी मिक्स होना इन सोर्सेस का। एक आर्ग्यूमेंट के परसुएसिव, उसको एक अच्छा लगता है कि एक स्टोरी मैंने खुद की बनाई, बट ऑल्सो बिल्ड्स द डैश ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हमारे यहाँ पे इंडिया में भी फेमस हुई थी, जैसे अमीश की बुक है शिव ट्रायोलॉजी पे, या तो फिर हिडन हिंदू बुक है। अब वो रियल बुक्स नहीं है क्योंकि वो फिक्शनल बुक्स हैं एक टाइप की, लेकिन उन्होंने क्या है, रियल माइथोलॉजी से उठा के उन्होंने अपनी स्टोरी बनाई है, ओके। तो लोगों को अट्रैक्ट की वो स्टोरी,
जैसे ये धुरंधर मूवी आई थी, तो धुरंधर मूवी में कोई रियल बात नहीं हुई है, पर उन्होंने रियल किस्से उठा उठा के मूवी में डाले, तो वो इसी पैराग्राफ में सेट हो रहा है कि उसने स्किलफुल इंटीग्रेशन किया। इस वजह से क्या हुआ कि हाँ यार ऐसा शायद हुआ हो, तो ये क्रेडिबिलिटी देता है, सच्चाई बताता है। क्रेडिबल होना यानी उसका सच्चाई बताना, उसकी रियलिटी बताना कि ये एक्चुअली ऐसा हो चुका है। ओके, प्रूफ, क्रेडिबिलिटी। ओके। फिक्शनल यानी कि काल्पनिक, यानी जैसे मैं खुद स्टोरी लिखूं तो वो फिक्शनल बुक कही जाएगी। ओके। साइंस फिक्शन होता है जिसका मतलब ये होता है कि जैसे एवेंजर्स की बुक हो गई, मार्वल्स की बुक हो गई, ओके, वो साइंस फिक्शन होता है, जैसे रियलिटी से तो बहुत ही दूर, यानी साइंस के एडवांसमेंट। ओके। और नॉन फिक्शनल यानी कि रियल किसी के डॉक्यूमेंट्री हो गई, किसी की बायोग्राफी हो गई, किसी इंसान के बारे में अगर कुछ समझाते हो, ओके, तो वो सारा आपका नॉन फिक्शनल में आता है। एन एकेडमिक आर्ग्यूमेंट। एन एकेडमिक आर्ग्यूमेंट डैश, केशव, थोड़ा मुझे दुख हो रहा है, मुझे डाउट है कि सेकंड में डिबेटेबल है, तो मुझे डाउट है। देखो, एन एकेडमिक आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे एन दिया है, तो बेचारे देखो समझाने के लिए आपको देते भी ऑप्शन कि यहाँ पे एन दिया है तो यहाँ पे असर्ट्स, क्योंकि जो भी जवाब आएगा उसके पीछे ऐसा आएगा। क्योंकि एन दिया है तो अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे ऐसा आना जरूरी है, एक क्लेम बताता है। रीडर्स दैट राइटर्स पोजीशन इज रीजनेबल, बात सही है। यहाँ पे ऑप्शन रीजनेबल, डिबेटेबल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। Therefore, an argumentative thesis statement needs to be not only clear and focused, but also, हम्म, थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। द गोल ऑफ आर्ग्यूमेंट इज टू कन्विंस रीडर्स। कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर होती है, कोई भी एक साइंटिस्ट कुछ बात बोलता है, तो वो क्या करता है कि जो पढ़ने वाला है ना, उसको एक हाँ भाई ये जो बात इसने कही ना, वो रीजनेबल है, तो उसने जो आर्ग्यू किया वो बात सही है। सही है का होता है वैलिड, सही है का होता है वैलिड ऑन वर्थ ऑफ कंसिडरेशन, यानी उसमें ये कंसिडर करनी चाहिए आपको बात, ये कंसिडर आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि इसने कुछ किया, अब उसने आर्ग्यू कर लिया, किसी ने कुछ रिसर्च किया, दूसरे ने आर्ग्यू किया, अब ये दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों अब आगे और चर्चा करते जाएंगे, तभी तो डिबेट बनेगी, कि तभी तो डिबेट बनेगी। ओके, तभी तो डिबेट, इसलिए यहाँ पे डिबेटेबल वर्ड है। ओके, इसलिए यहाँ पे डिबेटेबल वर्ड है। ओके। हमने थोड़ी ब्लैंक्स ये वाली सॉल्व की, थोड़ी ये वाली ट्राई करते हैं। स्टार्ट विथ अगेन, उसमें भी 20 गए थे तो इसमें भी 20 पे ही जाते हैं। वो ब्लैंक और ये ब्लैंक करने का ये तरीका तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये तरीका तो दोनों में कॉमन है कि आपको मीनिंग असर्ट्स यानी एग्री, असर्ट्स यानी हाँ बोल, असर्ट्स यानी हाँ, एन आर्ग्यूमेंट शोज, असर्ट्स, अप्रूव्स, पॉजिटिव, कोई भी असर्ट यानी होना कि सिंपल पॉजिटिव वे। चलो, अमेजोन, एक कैपिटल दिया है, अब या तो कंपनी का नाम होगा या तो फिर मैंने सुना है अमेजोन जंगल, अमेजोन बेसिन, ओके, ये दो वर्ड मैंने सुने हैं। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवर्स, यानी यहाँ पे आ गया अमेजोन रिवर। ओके, तो अमेजोन रिवर की बात हो रही है। इट इज लार्जेस्ट रिवर बाय, तो कोई भी सबसे बड़ी नदी होती है, नाम से तो नहीं होगी, स्टेट से नहीं होगी, सब्जेक्ट से नहीं होगी, तो क्या होगा, वॉल्यूम, पानी होता है ना अंदर। पानी हमेशा कैसे मापा जाता है, मीटर क्यूब में, यानी लीटर में, यानी कि वॉल्यूम में। ओके। द अमेजोन माइट ऑल्सो बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, डैश ऑन whom you ask। ओके, ये ना देखो, ये जो डैश करके कभी भी इस तरह देना ऑप्शन, ये समझना, ये कोई भी पीटी के अंदर इस तरह ऑप्शन देना, यानी उसने वो ब्रैकेट में समझाया है, ये इनफॉर्मल लाइन बोल गया, कहने के लिए क्या, अमेजोन माइट ऑल्सो बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, ये ऐसा क्लेम है। अच्छा, ऐसे राइटिंग में कई बार जीरो हो जाता है, तो उसका एक रीजन बताता हूँ। ये जो लाइन लिखी हुई है, ये किसने कही, कहाँ है इसका प्रूफ, साबिती क्या है इसकी। मैं तो कह दूं कि ये बेस्ट होता है, पर ऐसा प्रूफ तो आपको रखना पड़ेगा, मैं कह दूं कि इंडिया नंबर वन है, पर ऐसा किसने कहा, कौन से बुक में लिखा है, कौन सा सोर्स था, कौन से न्यूज़पेपर था, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो उसने ब्रैकेट में ये सोर्स लिखा हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन whom यू आस्क, कहने के लिए अमेजोन सबसे लंबी होगी, लेकिन डिपेंड करता है किससे पूछ रहे हो, वो इंसान सही कहेगा ना, क्योंकि ये कोई प्रूफ नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है। ओके, कई तो ये कहते हैं कि नाइल है ना, यहाँ पे नीचे नाइल दिया ही है, तो नाइल नदी सबसे बड़ी, तो ये अमेजोन सबसे बड़ी कैसे,
सो वाइडली हेल्ड बाय वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, इतना इतना दिया है. अदर्स हाउएवर हैव, अगेन, एग्रीड. एग्रीड वर्ड मैंने अभी बताया. असर्टेड, असर्टेड यानी उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने ये बात मानी. सेड, असर्ट होना यानी सेड. आप समराइज ग्रुप डिस्कशन में ये वर्ड यूज कर सकते हो. स्पीकर नंबर 2 असर्टेड दैट. असर्टेड यानी एग्रीड, सेड, इट इज कॉल्ड असर्ट होना. फिर one would think a definitive measurement would be easy to obtain with modern technology if it's, अब देखो, कीप सेक नहीं होता, फोरसेक, नेम सेक और सेक, ये तीन वर्ड होते हैं. इफ इट इज फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ वर्ड हो ना, तो ये सेक वर्ड चलते हैं. फॉर सेक यानी उसका ध्यान रखना. नेम सेक यानी नाम के लिए खाली, नाम के लिए. ओके, सिर्फ फॉर, ओनली फॉर द नेम ऑफ समथिंग, तो नाम के लिए. ओके, फॉर द नेम सेक ऑफ समथिंग. ऑनलाइन कंपनी कैन डिलीवर यूनिकॉर्न मीट बाय समथिंग समथिंग, ऐसा दिया हुआ है. ओके, तो मेरे पास सेट होने के लिए मेरे पास ऑप्शन सेक, मतलब इन द सेक ऑफ आना चाहिए था, या फॉर द सेक ऑफ आना चाहिए था. फॉर सेक सेट नहीं हुआ. नेम सेक यानी नाम के लिए, कि नाम के लिए कोई भी कंपनी, तो मैं कभी भी कंपनी का नाम यूज करता हूँ तो फॉर सेक वर्ड. या मीनिंग वाइज जाए तो ये नाम के लिए खाली ऐसा कुछ काम हो रहा है. ओके, फिर द डिस्टिंक्शन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर इज, ओके ओके, एक वर्ड समझना. पहले तो वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन समझना. ओके, अगर किसी को बोलना, ये पहली बार सुना है, तो वर्ड इज सटल. ओके, सबटल नहीं है, वो सटल है उसका प्रोनाउंस. सटल यानी वेरी सिंपल. ओके, वेरी सिंपल. तो यानी कॉमन बोल लो, सिंपल बोल लो. तो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर इज वेरी सिंपल, बट वेरी इंपॉर्टेंट. बट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब वो बहुत अहम है, लेकिन बहुत सिंपल भी है. हीट रिफर्स, हीट की डेफिनेशन दी है. हीट रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम और बॉडीज, वेर एज टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी विद इन. ओके, मेरे को बुखार होता है तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है, मेरी बॉडी की हीट नहीं मापी जाती. एग्री. ओके, तो मेरी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर कितना तापमान है, तो अंदर होना इज कॉल्ड कंटेन होना. मेरी बॉडी के अंदर कितना तापमान है उसे कहा जाता है कंटेन होना. इन अदर वर्ड्स, हीट इज एनर्जी, यानी, और टेम्परेचर एक मेजर ऑफ एनर्जी. ये कहीं ना कहीं अपन ने फिजिक्स में बचपन में स्कूल में पढ़ा हुआ है. हीट क्या होगा कि आपका, अगर बाहर से गर्मी लगेगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है. ओके, वाइल रिमूविंग द हीट. और अगर बाहर से ठंडक होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम भी हो सकता है. दस चेंज इन टेम्परेचर आर द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीट और, सही लाइन लिखिए देखो, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हीट या एब्सेंस. मैं एब्सेंस वर्ड ढूंढ रहा था, एब्सेंस नहीं दिया, या और ऑपोजिट. समझे, इसमें बोला है कि जब बाहर से ठंडी ज्यादा लगेगी तो शरीर ठंडा हो जाएगा, बाहर से गर्मी ज्यादा लगेगी तो शरीर गर्मा होगा, गर्म होगा. यानी टेम्परेचर क्या होता है, रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीट और एब्सेंस ऑफ इट. एब्सेंस वर्ड नहीं दिया तो और ऑपोजिट, और ऑपोजिट या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ लिख सकता था, तो कन्वर्सली यानी ऑपोजिट. एज दे कोलाइड, अब दे किसकी बात हो रही है वो अपने को पढ़ना पड़ेगा. पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल वर्ड दे दिए, छोटे छोटे कण. पार्टिकल कोलाइड करते हैं, द फास्टर पार्टिकल विल ट्रांसफॉर्म सम ऑफ इट्स एनर्जी टू स्लोअर पार्टिकल एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल ऑल पार्टिकल्स आर, डिक्टेट तो यानी मुंह से बोलना, वो नहीं होगा. डिवास्टेटिंग यानी प्रलय ला देना, ये भी नहीं होता होगा. फैसिनेटिंग यानी दिखने में बहुत सुंदर, ये भी नहीं हो सकता. ऑपरेटिंग, सब पार्टिकल्स एक साथ जब तक काम ना करें, इसे कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम. ये अपन ने ना स्कूल में पढ़ रखा है कि इसको कैसे समझाऊं मैं. एकदम गर्म पानी है, उसमें मैं ठंडा पानी मिलाता हूँ, तो ठंडा पानी गर्म होता है या गर्म पानी ठंडा होता है? ऐसा नहीं होता है, दोनों एक मिडिल टेम्परेचर पे जाते हैं. दोनों एक मिडिल टेम्परेचर पे जाते हैं. वो ठंडा पानी गर्म होता जाएगा, गर्म पानी ठंडा होता जाएगा, लेकिन दोनों का टेम्परेचर तो चेंज होता जाएगा. यानी वो पॉइंट, ऐसे पॉइंट, इस पॉइंट के बाद, यानी कहाँ तक जाएगा, रूम टेम्परेचर तक, कि इसके बाद अब वो ना ठंडा हो सकता है ना गर्म हो सकता है, तो वो पॉइंट को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, ये हमने फिजिक्स में कहीं ना कहीं देखा था. बीम मी अप, बीम यानी वो लेजर बीम. ओके, बीम मतलब वो लेजर बीम की बात हो रही है. स्कॉटी कोई इंसान का नाम होगा या कुछ कैरेक्टर होगा. इट्स वन ऑफ द फेमस लाइंस इन स्टार ट्रैक. स्टार ट्रैक इज अ फेमस कॉमिक बुक ऑल्सो, मूवी ऑल्सो, और सीरीज ऑल्सो. तो फ्रेंचाइजी एंड रिफर्स टू डैश मैटर.
एवरी शिप इन द गैलेक्सी, यानी ये अगेन स्पेस की बात हो रही है, स्पेस यानी फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक मैटर, फ्यूचर में बोल रहे हैं कि मेरे पे लेजर छोड़ना है, तो ये फ्यूचर की कुछ बात कर रहे हैं। द ट्रांसपोर्टर, डिवाइस का नाम ही दिया है उन्होंने ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे समझा है। द ट्रांसपोर्टर डीमटेरियलाइजेस एंटायर ह्यूमंस और ऑब्जेक्ट्स एंड सेंड्स इट, अच्छा ओके, यानी वो क्या करता है कि वो गन किसी पे चलाई तो वो इंसान को खींच के कोई दूसरी दुनिया में शायद ले जाता होगा, हैरी पॉटर में भी ऐसा अपन ने देख रखा। और ऐसे कई बार देखा है कि उस पे वो गन चलाई तो वो इंसान कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके, तो ये काम हो सकता था। अनदर डायमेंशन, अनदर डायमेंशन वेर दे परफेक्टली, नाइस, क्या आ सकता था यहाँ पे बताओ। गुड, रीअसेंबल, रीअसेंबल यानी कि वो वैसा का वैसा वहां पे पहुंच गया, वैसा का वैसा वहां पे पहुंच जाना, उसको ट्रांसपोर्ट होना। ओके, द बेस्ट थिंग टू कम टू पर्सनल पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन सिंस द एलिवेटर, दिस टेक्नोलॉजी सीम टू हैव बीन, ये कुछ मूवी के बारे में ही बता रहे कि ये टेक्नोलॉजी है ना, उसके अंदर हर एक, इन द शो यानी उस शो के अंदर हर एक सिविलाइजेशन के पास ये स्टोरी है ही, उनके लिए ये बहुत कॉमन है, यानी एडॉप्टेड, सबको ये, जो जिसने भी स्टार ट्रेक देख रखा होगा उसके लिए बहुत कॉमन चीज होगी। ओके, द प्रोसेस डोंट हैव, the process don't have future, एम्प्लीफिकेशंस तो नहीं आएगा, एम्प्लीफिकेशन यानी कुछ करेक्शंस ऑफ समथिंग, सर्टिफिकेशन अगेन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट, ये वर्ड्स आते हैं तो मैं सर्टिफिकेशन से जाता हूँ। सिंप्लीफिकेशन यानी और थोड़ा अच्छा, सिंप्लीफिकेशन यानी इसका थोड़ा एक मैथ्स होता है तो मैथ्स को सिंप्लीफाई किया जाता है, तो उसका फ्यूचर एप्लीकेशंस, कि हम इस आइडिया को यूज करके कुछ ना कुछ हम फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो ये बताओ क्या आएगा। सेनेट इज समथिंग रिलेटेड टू लॉ, यानी वो कोई कानूनी पद पे हो, यानी सेनेट कहा जाता है। compete यानी किसी से कंपटीशन करना, रिवील यानी कुछ सीक्रेट होना, मॉनिटर यानी टू चेक, मॉनिटर यानी टू चेक। ओके, तो पढ़ते हैं। एवरी ईयर समर अप्रोचेस, एरियाज अराउंड द वर्ल्ड ग्रो कंसर्न अबाउट सीजनल ड्रॉट, जैसे समर आती है तो यहाँ पे सूखा पड़ता है। सीजनल ड्रॉट यानी सीजनल मतलब पूरा साल सूखा नहीं रहता, देखो दो दो वर्ड होते हैं, सीजनल और पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है पूरे साल, जैसे गन्ने के खेत होते हैं, गन्ने के खेत कभी भी जड़ से नहीं उखाड़े जाते, वो गन्ना उगता है शुगर केन तो उसको ऊपर से काट दिया जाता है, तो वो पेरेनियल क्रॉप होता है, यानी वो लाइफ टाइम रहने वाला है। सीजनल यानी कि वो सीजन में ही मिलेगा आपको, जैसे हो गया आपका वाटरमेलन, तो वो उसी सीजन का क्रॉप होता है। ओके, तो वो सीजनल क्रॉप और पेरेनियल क्रॉप, ये डिफरेंस, तो यहाँ पे सीजनल ड्रॉट यानी कुछ टाइम के लिए उस पार्ट में सूखा रहेगा, कुछ टाइम के लिए उस पार्ट में वो सूखा रहेगा, अगर जैसे जैसे समर आएगा। थ्रू आउट विंटर्स, जैसे जैसे बारिश आएगी, मैनी प्लेसेस monitor precipitation and the snowpack to prepare for what the warmer drier month may bring। कई जगहों पे विंटर में तो बारिश हो रही है, तो विंटर में वो चेक करते हैं कितनी बारिश हो रही है, कितना हमारे यहाँ पे बर्फ गिरेगा, क्योंकि यही चीज आफ्टर 4 मंथ्स क्या होने वाला है, समर आने वाला है, तो हमें तब किस चीज का ध्यान रखना, तो दे मॉनिटर दी टोटल रेनफॉल, कितना जल्दी ड्रॉट आने वाला है, ये लाइन का इस तरह मीनिंग जा रहा है। इन in addition, there are areas where drought is regular year to year occurrence, year to year occurrence that last, यानी वो हर साल इस दौरान होती है, इस दौरान होना इज कॉल्ड occurrence। a drought in terms of, ये तो ठीक है, इन मेमोरी नहीं आएगा, इन पोजीशन नहीं आएगा, पोजीशन यानी आत्मा, वो तो नहीं आएगा, इन टर्म्स नहीं आएगा, मेमोरी इन टर्म्स ऑफ मेट्रोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मेट्रोलॉजी नहीं, इसके संदर्भ में, इसके इस बार इसकी डेफिनेशन इस तरह लेने जाए तो इन टर्म्स ऑफ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक नाउन दिया है ना, एंड, ओ ये हार्ड वर्ड है, ये हार्ड वर्ड है, ये हार्ड वर्ड है, पढ़ना पड़ेगा।
फॉर हाइड्रोलॉजिस्ट यानी पानी, हाइड्रो यानी मैं पढ़ाई पानी समझता हूँ, तो यानी पानी की कोई पढ़ाई करते होंगे, उसके बारे में कुछ करते होंगे। ड्रॉट आर मॉनिटर्ड बाय चेकिंग स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम फ्लो यानी स्ट्रीम यानी बहाव, तो अगेन लेक या नदी का कुछ बहाव होगा। रिजर्वर यानी जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। एंड डैश वाटर लेवल्स, एक्वीफर। एक्वीफर वर्ड स्कूल में किसी ने पढ़ा है? एक्वीफर वर्ड, एक्वीक्लूड, ये वर्ड्स आते थे। एक्वीफर यानी एक पानी जो ऊपर गीला लेयर होता है ना, यानी इसके नीचे पानी है, वो गीली मिट्टी होती है ना, वो गीली मिट्टी, और इसके नीचे पानी, यानी दलदल टाइप कह सकते हो। दलदल टाइप, ओके, दलदल सुना है, तो काइंड ऑफ वो एक्वीफर इस तरह का आ जाता है। तो स्कूल में ना एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्ड, ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आते थे, एक बार गूगल करके पढ़ना, एक्वीफर, एक्वीक्लूड और एक्वीटार्ड, ये तीन वर्ड मैंने कहीं ना कहीं स्कूल में एक बार देखे थे। हाँ, ये लॉजिक भी सही है कि एक्वी, हाँ विजन परफेक्ट, सिविल इंजीनियर हूँ इसलिए मेरे को पता है कि वो उसमें वो वर्ड्स मैंने पढ़े थे। सो एक्वीफर वर्ड एक्वा के साथ जाता है, तो अगेन मैंने वो भी एक सही रीजन आपने दिया। ओके। ये भी सही है नहीं, हेमा मालिनी एक्वा गार्ड, क्या बात है, इनोवेटिव हो गया सब लोग। चलो, दे विल ऑल्सो अलाउ वर्ल्ड टू, ओ नहीं, ये नहीं, ये पहला नहीं पता चल सकता, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस यानी वो ज्वालामुखी फटता है वो। प्रोवाइड रूट फॉर मटेरियल डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस, बात सही है। अर्थ के नीचे जो भी मटेरियल है, दबा हुआ है, प्रेशर में है, तो उसे बाहर निकलने का जगह कहाँ से मिलेगा? और वॉल्केनो की ज्वालामुखी का जो ऊपर का ओपनिंग होगा वहां से निकलेगा। दे विल ऑल्सो अलाउ अ वर्ल्ड टू डैश इट्स हीट, डैश इट्स हीट्स का मतलब प्रिवेंट इट हीट्स, वॉल्केनो हीट को बचाता है। यार ज्वालामुखी फटा है, समझो, ज्वालामुखी फटा है, तो हीट को बचेंगे कैसे? इन्वेंट तो आएगा नहीं क्योंकि वो मशीन नहीं है। डेंट मतलब गाड़ी से टकराया तो डेंट हो गया। प्रिवेंट इट्स हीट यानी वोल्केनो फटा लेकिन गर्मी नहीं हुई, ऐसा भी नहीं हो सकता। वेंट मतलब वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होता है? अंदर हवा भरा गई है, वेंटिलेटर लगाया है, तो क्या होगा? अंदर की हवा बाहर जाना। तो वेंट मतलब वेंटिलेशन यानी समथिंग टू गो आउट, ओके, समथिंग टू गो आउट, ओके। ऑन अर्थ लावा कम्स अप फ्रॉम मेंटल, अपने तीन लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो लावा कहाँ से आता है? क्रस्ट के नीचे यानी मेंटल से आता है। वंस देर इज इनफ मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा, मैग्मा मतलब काइंड ऑफ हम लावा ही कह सकते हैं, वहां पे प्रेशर डेवलप होता है, मैग्मा में से गैस निकलती जाती है, प्रेशर डेवलप होता है, और वोल्केनिक इरप्शन होता है। एक वोल्केनिक इरप्शन होता है का इंग्लिश अकस। कंकर यानी लड़ाई करके किसी से जीतना, कॉन्कर करना यानी वो वाला है, वो कंकर वो सब नहीं होता, तो अकस यानी होना। इन मैनी वॉल्केनोज मैग्मा बढ़ता है सेंट्रल ट्यूब तक, थ्रोट, ये वॉल्केनो का जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, थ्रोट तक, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बाहर निकले। एंड डैश आउट, ऊजेस वर्ड एक मैंने सुना हुआ है। एंड यहाँ पे मैं वॉल्केनिक इरप्शन के साथ है ना, ऊज, WOZE, ऊज वर्ड होता है, यानी वॉल्केनो फटता है उसे ऊज वर्ड कहा जाता है, ऊज दिया नहीं है। तो सेम ऊज का ही दूसरा एक सिंपल वर्ड है एमर्ज, इमर्ज यानी आना, प्रकट होना, वो पता नहीं कहाँ से आ गया, तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही एमर्ज्ड, यानी प्रकट होता है, ओके। तो एमर्ज आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन। सो वॉल्केनिक एक्टिविटी कैन बी फेयरली क्वाइट, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ब्लास्ट हो जाए, और इट कैन बी क्वाइट, देखो क्वाइट का ही ऑपोजिट चाहिए, या तो एकदम शांत हो सकती है, या तो एकदम डैश हो सकती है, धमाकेदार, धमाकेदार हो सकती है, ओके, एक्सप्लोसिव, धमाकेदार हो सकती है, एक्सप्लोसिव। चलो अब थोड़ा हम पहले ब्लैंक का ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम खुद से तुक्का मारते हैं कि क्या आ सकते हैं। एसिड डिपोजिशन कैन बी कॉज्ड बाय नेचुरल सोर्सेज सच एज वॉल्केनोस, बट इट इज मेनली कॉज्ड बाय डैश ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी गैस है। गैस का क्या हो सकता है? गैस क्या हो सकती है? इकट्ठा हो सकती है, इकट्ठा होने का रिएक्शन ऑफ सल्फर, हाँ हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि दो केमिकल दिए हैं। पर यहाँ पे ना केमिकल गैस फॉर्म में दिया है, समझो, तो एक रिएक्शन वर्ड होता है, और क्या क्या हो सकता है? गैस रिएक्ट हो सकती है, केमिकल रिएक्ट हो सकते हैं, कंबाइन ऑफ हो सकता है, कंडेंस,
नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब गैस के साथ में कंडेंस सही सोचा है, पर गैस डायरेक्टली कंडेंस आई डाउट। कॉन्सेंट्रेट, अरे रे तो इतना इजी, ये तो क्या है, रिलीज है, इतना दिमाग लगा रहे नहीं अपन। रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, गैस रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है, ओके सिंपल। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन दीज गैसेस आर डिस्चार्ज्ड, वो आपने सही सोचा जो भी ऊपर बोला ना कि निकलती है। कंडेंस होना यानी वो तो कंडेंस यानी वो तो ऊपर चली जाना है। वो कंडेंस क्लाउड के साथ मैंने ज्यादा सुना है, जब भी हम हाइड्रोलिक साइकिल पढ़ते थे तो कंडेंसेशन होता था, इसलिए कंडेंस वर्ड तब ऐसा कुछ लिखा हो तब यूज करना। दे रिएक्ट विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। दीज एसिड्स देन डैश ओवर लार्ज एरियाज। सही सोचा है केशव। दीज एसिड स्प्रेड, यानी ये जो एसिड है वो अलग अलग जगहों पे स्प्रेड हो सकते हैं। और क्या ऑप्शन है बताओ। गैस क्या हो सकती है, गैस क्या हो सकती है, स्प्रेड का ही दूसरा एक वर्ड दिया है, गुड, डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी फैल जाओ, फैल जाओ इज कॉल्ड स्प्रेड, इज कॉल्ड डिस्पर्स, वेरी गुड, इनके सही सोच रहे हो। गैस डिस्पर्स होती है, ये भी आप एक वर्ड साथ में याद रखना। एस के साथ यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि एस के साथ है ना, अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। एज सेइंग, एज सेइंग होता ना तो इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद होता, याद रखना। एज सेइंग होता तो इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद होता, क्योंकि किसी ने कहा है तो कोट होगा तो इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, किसी इंसान की बात होनी चाहिए थी, वो नहीं आएगा। एज पार्ट अगर हो तो पहले भी पार्ट होना चाहिए और दूसरा भी पार्ट होना चाहिए, यानी दो टुकड़ों में, वन पार्ट इज दिस अदर पार्ट इज दिस, तो पार्ट नहीं आएगा। एज एविडेंस, आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं, जैसे कि यहां पे जा रहा है एज सच। क्यों, द गैसेस मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड डिपोजिशन आर बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग समथिंग, यानी कुछ मिल रहा है और बर्निंग प्रोडक्ट। एज सच, जैसे कि मैन मेड एसिड डिपोजिशन बिकेम बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट इश्यू ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ गैस तो हो ही रही थी, लेकिन ऐसी ही एक गैस मैन मेड डिपोजिशन से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुई थी, तो एज सच जा रहा है। एज एविडेंस यानी अगर कुछ नुकसान हुआ है या कुछ हुआ है उसका कुछ सबूत हो रहा हो तो शायद मैं एविडेंस डालता। पब्लिक अटेंशन इंक्रीज्ड, अब देखो यहाँ पे है ना एल वाई आना चाहिए मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि देख पब्लिक अटेंशन इंक्रीज तो ऑलरेडी काम हो गया ना। पब्लिक अटेंशन के बाद इंक्रीज्ड वर्ड ऑलरेडी आ गया, यानी जो भी आना चाहिए वो एडवर्ब आना चाहिए था। एल वाई वाले तीन दिए हैं, लेकिन है ना ज्योमेट्रिकली वर्ड आएगा नहीं। इन एडवर्टली यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। कॉम्प्रिहेंसिवली यानी बहुत सारी किताबें, कॉम्प्रिहेंसिव यानी लिखा हुआ कोई भी चीज, कॉम्प्रिहेंस यानी कुछ भी लिखा हुआ कोई भी चीज। पर यहाँ पे है ना सिंपल समझेंगे, पब्लिक का अटेंशन और बड़ा। आपने ग्रेजुअली लिखा है, सडनली ग्रेजुअली, मैं भी यही वर्ड सोच रहा था कि सडनली ग्रेजुअली, या तो फ्रीक्वेंटली या तो फर्दर इंक्रीज, है ना। पब्लिक का अटेंशन और बड़ा, क्योंकि फर्दर इंक्रीज हुआ। सही जा रहे हैं अपन। यू मे हैव हर्ड दैट ह्यूमंस यूज ओनली 10% ऑफ ब्रेन पावर, इंसान अपना दिमाग खाली 10% यूज करता है, हम तो शायद उससे भी थोड़ा सा कम करते हैं, तो देखते। दैट इफ यू क्यू डैश द रेस्ट ऑफ योर ब्रेन पावर, यूटिलाइज, यूज, अनलॉक, हाँ बात तो सही है केशव, अनलॉक भी आ सकता है, यूटिलाइज सही है, अनलॉक का ही दूसरा, अनलॉक का ही दूसरा। सी, इट इज अ सीक्रेट, इट इज अ सीक्रेट, तो सीक्रेट या तो अनलीश या अनकवर। पर यहाँ पे पावर कभी भी हो ना, पावर हमेशा अनलीश की जाती है। पावर वर्ड दिया है ना, पावर हमेशा अनलीश की जाती है। अनकवर बहुत सही सोच रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये है कि पावर मैं अनलीश करूंगा, लॉक कुछ भी होगा तो या सीक्रेट होगा तो मैं अनकवर में जाऊंगा। ओके, अनलीश यानी क्या बोलेंगे, अनलीश यानी खुला छोड़ देना, अनलीश इट यानी उसे खुला छोड़ देना, यानी हम जब अपनी पूरी ब्रेन पावर को एक साथ, बात तो यहाँ पे वर्ड तो यूटिलाइज ही है, बात समझना यहाँ पे यूज ही है, सिंपल मीनिंग तो उसका यूज ही है, पर अनलीश यानी टू, खुला छोड़ दो अपनी ब्रेन पावर को, यानी वो ब्रेन पावर के साथ अनलीश वर्ड आता है, क्योंकि पावर के साथ अनलीश वर्ड आता है, यानी टू यूज योर कंप्लीट पावर, टू यूज योर कंप्लीट पावर। हाउएवर, नेगेटिव बात, there is a powerful body of evidence dash the 10% myth,
मिथ मतलब, मिथ मतलब, देखो, इंग्लिश के कई वर्ड्स है ना, हिंदी में से और संस्कृत में से लिए गए। मिथ मतलब मिथ्या, मिथ्या यानी भ्रम। ओके, कुछ भी ऐसी बातें। तो एविडेंस, अब यहाँ पे किसी चीज को ना बोलना, ना बोलना यानी डीबंकिंग, यानी किसी का ना करना, यानी वो मिथ को गलत साबित करना, इसको डिबंक करना। ओके, डिसअप्रूव, डिसअप्रूव इज कॉल्ड डिबंक, डिसअप्रूव इज कॉल्ड डिबंक। साइंटिस्ट ने कंसिस्टेंटली बताया कि इंसान तो अपना पूरा ब्रेन यूज करता है, डिस्पाइट द एविडेंस की 10% मिथ, 10% मिथ पे आ गए, 10% भ्रम। इंस्पायर्ड बाय मेनी रेफरेंस, हमें क्यों लगता है कि 10% ही दिमाग यूज होता है? क्योंकि एक मूवी है लिमिटलेस और लूसी, देखना, लूसी बहुत अच्छी मूवी है। एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया, वो एवेंजर्स में ही है। स्कारलेट जॉनसन शायद, स्कारलेट जॉनसन की ही मूवी है लूसी, बहुत अच्छी मूवी है। ओके, सो प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? मेरे को तो प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग चाहिए, और प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग भी चाहिए और उसका ऑपोजिट भी चाहिए। नहीं यार, प्रोटेक्ट नहीं होता प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग, हाँ मेन कैरेक्टर, हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। ओके, प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो हीरोइन, उसका ऑपोजिट होता है एंटागनिस्ट यानी विलन। ओके, विलन। मैक्सी आज से आ जाएगी, अब कोई भी पूछे तो बोलने का कि मेरे जीवन का प्रोटैगनिस्ट मैं खुद ही हूँ, कि हीरो के जगह अपने वर्ड यूज करेंगे प्रोटैगनिस्ट, और तू मेरे जीवन का एंटागनिस्ट है यानी विलन है। ओके, सो दिस इज, तो कभी भी हीरो डिपिक्ट करेगा, शो करेगा, डिपिक्ट करेगा, शो करेगा। ओके, दैट अनलॉक द प्रीवियसली डैश, हाँ, पहले हम इसे नहीं क्या कर पाते होंगे, एक्सेस नहीं कर पाते होंगे ना, पहले हम इसे एक्सेस नहीं कर पाते होंगे, कि वो बताता है कि मूवी के अंदर बताता है कि हम 10% ब्रेन यूज करते हैं, लेकिन ये मूवी के अंदर बताया है कि जो हम इन एक्सेस यानी जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो अगर हमने 100% कर दिया तो हम क्या क्या आगे ले जा सकते हैं। ओके, अ पर्सन हु इज बॉर्न ब्लाइंड बट हैज ड्रीम्स, अ पर्सन हु इज बॉर्न ब्लाइंड हैज ड्रीम्स बट डजंट सी इमेजेस। कितनी गहरी लाइन लिखी है, देखो तो पहली। जैसे सोचने जाओ तो जो अंधा पैदा होता है वो सपने तो देखता है, पर सपने में उसे छवियां नहीं दिखती। वाह वाह वाह। ड्रीम्स कुड इंक्लूड साउंड्स, बात सही है। ओके, डैश इंफॉर्मेशन, साउंड्स इंफॉर्मेशन वर्ड ऑलरेडी दिया है, तो इंफॉर्मेशन को ही अच्छा करने वाला कोई वर्ड चाहिए। ओ नाइस, ये तो वोकेबलरी पे ही जाएगा कामकाज। फर्टाइल के साथ सॉइल आता है, फर्टाइल के साथ सॉइल आता है, वो नहीं आएगा। वोलेटाइल यानी टूट जाए ऐसा। टेक्टाइल, टेक्टाइल का मतलब है कोई भी चीज जो उसने टच की है, क्योंकि उसने तो वो चीज देखी नहीं है, तो उसने जो चीज टच की है वो चीज वो अपने सपने में महसूस करता होगा, जो उसने टच की है वो अपने सपने में महसूस करता होगा। ऑर्डर्स यानी स्मेल, फ्लेवर्स यानी स्वाद, फीलिंग्स तो ऑफकोर्स ठीक है, वो तो अंधा है, लेकिन फीलिंग्स तो होगा। वर्सेटाइल मतलब एक एक चीज में बहुत सारा, बहुत सारी चीजों में अच्छा होना, इसको वर्सेटाइल पर्सन, बहुत सारी चीजों में अच्छा होना, इसको वर्सेटाइल पर्सन। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक इंसान देखता है, ये अच्छी लाइन लिखिए, अगर कोई इंसान की आंखें हैं लेकिन वो धीरे धीरे अंधा हो जाता है कुछ बीमारी की वजह से, तो उसके सपनों में इमेजेस आएगी, बात तो सही है। पीपल हु हैव इम्पर्ड विजन, इम्पेयर्ड यानी थोड़ा कम देख सकते, इन द ड्रीम्स, द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ड्रीम्स डिपेंड ऑन द टाइप एंड हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंडनेस। आपको जो सपना दिखता है वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्लाइंडनेस किस टाइप की है, आप पैदाइशी अंधे थे या बाद में आप आपकी ब्लाइंडनेस कम होती गई। मोस्टली द विजन इज इन द ड्रीम्स इज डैश टू द रेंज ऑफ विजन। नाइस, नाइस 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 नाइस, लिमिटेड नहीं केशव, लिमिटेड सोचा सही आपने, मीनिंग वाइज बहुत सही जा रहे हो केशव। ओके, बट अब यहाँ पे है ना, नहीं, जो इंसान, मैंने अपने जीवन में जो भी पूरा देखा वही मैं सपने में देखता हूँ। ज्यादातर ऐसा होता है ना, कोई इंसान या कोई, अपने को कोई इंसान जाना पहचाना सपने में आता है, सो वी कंपेयर वट एवर वी सी दैट इन माई ड्रीम, सो कंपेरेबल। ओके, इट इज कंपेरेबल टू द रेंज ऑफ विजन। ओके, अ पर्सन हुज विजन डिग्रेडेड यानी उसकी विजन खराब हो चुकी है धीरे धीरे, वो क्या करेगा? माइट ड्रीम विद द परफेक्ट क्लैरिटी ऑफ अर्लियर डेज, जब उसको क्लियर दिखता था तब उसकी उसका ड्रीम उसको आ सकता है।
और माई ड्रीम एट प्रेजेंट। ओ, ये बताओ कोलोकेशन तो अब बैठा। कंपैटिबिलिटी यानी एडजस्टमेंट, मैं इसके साथ एडजस्ट हो पा रहा हूँ कि नहीं, करंट एडजस्टमेंट। प्रेजेंट एक्यूटी, एक्यूटी का मतलब होता है सेंसेस, अभी जितने सेंसेस उसके बाकी हैं। अगेन, टेक्टाइल, ऑर्डर, फ्लेवर, फीलिंग, उस बंदे की आंखें गई है, लेकिन कान, नाक, स्वाद, ये सब बाकी है अभी भी, तो यानी ये उसकी प्रेजेंट सेंसेस। एक्यूटी मतलब सेंसेस, एक्यूटी मतलब सेंसेस। ओके। समवन हु इज ब्लाइंड येट परसीव फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड कलर फ्रॉम, कोई नाम दिया है, सिंड्रोम में। इंस्टीट्यूट तो नहीं आएगा। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट यानी इनहेबिट या इनकॉर्पोरेट में से मेरे को डाउट है। इनकॉर्पोरेट यानी इसको अमल में लाना। एक्सपीरियंस हमेशा अपने अंदर होते हैं, तो इनकॉर्पोरेट होना यानी अपने अंदर कुछ होना, इसको इनकॉर्पोरेट। कोई थियरी है उसे अमल में लाना। ओके। इंश्योर का मतलब तो सिक्योर हुआ ना। मैं अपने सपनों में ये एक्सपीरियंस सिक्योर करके रखूंगा, वो तो सेट नहीं हो रहा वहां पे। ओके। एंश्योर, वी कैन नॉट एंश्योर ड्रीम्स, वी कैन नॉट एंश्योर ड्रीम्स। मेरे को यही सपना आएगा, इसकी इंश्योरिटी थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए। चलो एक लास्ट, ये आप ट्राई करेंगे, चलो। एह, एक ही वर्ड सुना है मैंने तो, दो सुना है ऐसे तो। पहला और आखिरी तो सुना ही नहीं है मैंने, तो वो तो मैं चूज भी नहीं करूंगा। बचता है मेरे पास एक इक्विवेलेंट है, एम्बिवेलेंट यानी भिन्न भिन्न प्रकार का, अलग अलग, वेरियस टाइप, वेराइटी। तो रोमन कॉन्क्रीट इन मैनी केसेस हैज प्रूवन टू बी। ओके। कुछ बात हो रही है रोमन कंक्रीट की। वो कह रहा है कि वो ज्यादा टिकता है आज के उसके इस्तेमाल के कंपेयर में। उसके जैसा ही आज बनाओ ना, तो वैसा नहीं टिक पा रहा जैसा पुराना वाला टिक पाता था, जैसा पुराना वाला टिक पाता था। विच कैन डिटोरिएट यानी वो बिगड़ जाता है सालों में। सो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सो ड्यूरेबल एंड बिल्ड डैश स्ट्रक्चर। देखो, इक्वी वोकल नहीं आएगा। इक्वी वोकल कुछ भी बोलने वाली चीज हो ना, वोकल के साथ आप वो जाएगा। एम्पलीफाई होना यानी सुधारा हुआ, एम्पलीफाई होना यानी बहुत थोड़ा अच्छा होना। एम्पलीफाइड यानी अच्छा। इवेसिव यानी जिसपे हमला किया जा सके, एक ये हो सकता है, या इग्नोरेंट, ये दो वर्ड होते हैं। इलाबोरेट, इलाबोरेट यानी ब्रॉड, बड़े। मुझे इलाबोरेट लगता है, क्योंकि ये ना यहाँ पे ये कह रहा है, देखना, मिस्ट्री इंग्रेडिएंट दिया है, एक एक रहस्यमय इंग्रेडिएंट जो रोमन शायद यूज करते थे, दैट अलाउड रोमन्स टू मेक, उस टाइम की बात है कि उस टाइम पे उन्होंने इतने ड्यूरेबल और इलाबरेट यानी बड़े स्ट्रक्चर, ये अभी वाले स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं ना, रोमन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो बड़े स्ट्रक्चर उस टाइम पे बना गए। एम्पलीफाइड स्ट्रक्चर तो अभी बनेंगे ना, एम्पलीफाइड स्ट्रक्चर तो अभी बनेंगे। ओके, इस वजह से वो सेट नहीं हुआ। वाइट चंक्स प्रीवियसली हैज बी हैड बीन, अच्छा, कभी भी ऐसा हो ना, प्रीवियसली हैड बीन, क्या, इग्नोर्ड। प्रीवियसली हैड बीन इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का ही दूसरा वर्ड आता है ओवरलुक्ड। ओके, इग्नोर्ड का भी दूसरा वर्ड आता है ओवरलुक्ड, कि किसको हमने कभी पहले ध्यान ही नहीं दिया। Additional analysis of concrete showed that the lime class, lime again एक सिविल इंजीनियरिंग में आता था लाइम, क्योंकि लाइम क्लास फॉर्म। ए नाइस, ये तो सोचो, विद इन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, इनके बाद सामान आना चाहिए था, इन दी वॉल्स या इन किसी चीज में। ऑफ दी वॉल्स भी नहीं आएगा, इन नहीं आया तो ऑफ भी नहीं आएगा, विद इन के साथ भी सामान आना चाहिए था। तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, extreme temperature P is called at, extreme temperature P is called at, may नहीं, P is at। हमने ऑलमोस्ट 20 जितनी सॉल्व की। आई होप आप लोगों को समझ में आई, मज़ा आया। ठीक है, हम ऐसी क्लासेस आगे भी आपको तो करते रहेंगे। ठीक, क्योंकि ये मीनिंग वाइज है, इसमें कोई एज सच शॉर्टकट नहीं है। तो ये था हमारा रीडिंग का लेक्चर। ट्रिकी थी मैं मानता हूँ, इसलिए तो कराई, क्योंकि ये ना सारी जो अपन ने प्रिडिक्शन में कर रखी है वो तो इजी लगने लगेगी, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप रीडिंग समझे। दिस इज हाउ यू सॉल्व रीडिंग, दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ सॉल्विंग रीडिंग। ओके।